नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आज 1 दिसंबर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और ये सत्र 1 से 5 दिसंबर 2025 तक चलेंगे। और इसे देखते हुए राजधानी पटना के जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और इस सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण भी हो रहा है, जो कि विधानसभा की पहली औपचारिक प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में मौजूद रहे और ऐसे में विधानसभा सचिव भी शपथ दिलाई और सत्र के कुल 5 बैठकें होने वाली है और ये सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। सत्र की सबसे महत्वपूर्ण घटना नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन है और पहले दिन विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद से नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है और जबकि 2 दिसंबर को अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा। ये सत्र बिहार की नई सरकार और नवनिर्वाचित विधानसभा के लिए पहला मौका है और जब सत्ता और विपक्ष अपने राजनीतिक तेवर का परिचय देंगे। सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयारी पूरी कर रखी है। विधान परिषद का सत्र केवल 3 दिनों का है, जो कि 3 से 5 दिसंबर तक चलेगा। मैं उसामा शहाब, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अनछून रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। संसद सत्र की शुरुआत में मीडिया से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरा आग्रह रहेगा कि संसद में चर्चा को गंभीरता से ले। ड्रामा करने के लिए बहुत जगह होती है, जिसे करना है करता रहे। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के इस बयान पर पलटवार करते हुए उन पर निशाना साधा है और प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा ड्रामेबाज तक कह दिया है। कांग्रेस का ये बयान तब आया है जब संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष संसद में ड्रामा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से पराजय की बौखलाहट को भुलाकर संसद में सार्थक चर्चा करने की अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए आरोप लगाया कि लोगों के असल मुद्दे को सुलझाने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। खड़गे ने कहा है कि सरकार बीते 11 सालों से लगातार सांसदीय मर्यादा और व्यवस्था को रौंद रही है और ऐसी घटनाओं को लंबी फतिहत भी मौजूद है। और खड़गे ने यह भी कह दिया है कि बीजेपी के अब लोगों का ध्यान भटकाने वाले इस ड्रामे को खत्म करके संसद में असल मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए और लोगों का सामना करना चाहिए। संसद सत्र की शुरुआत में मीडिया से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि मेरा आग्रह रहेगा कि संसद में चर्चा की गंभीरता को बनाए रखें और ड्रामा करने के लिए बहुत सारी जगह है। जिसे करना है ड्रामा वो कहीं और करें, यहाँ पर ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। और इस दौरान क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको पहले वो सुनवाते हैं। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी। देखिए मेरे पत्रकार साथियों,
ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के कि रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे तो। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। वो आज तस्वीर है नहीं मेरे पास, लेकिन आपके पास सब होगी आर्काइव में। दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी सांसों पर संकट आन पड़ी है। सुबह पूरे मुंबई घने कोहरे की आगोश में समा गया था और इसकी वजह से कई इलाकों में एयर क्वालिटी गंभीर लेवल तक गिर गई। पिछले कुछ हफ्तों में मुंबई के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब और गंभीर कैटेगरी में रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली के लोगों की तरह ही मुंबई में भी लोगों ने आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और गले में खराश की शिकायत की है। वायु प्रदूषण के चलते देश की वित्तीय राजधानी मुंबई की भी सांसें फूल रही हैं और ऐसे में सरकार ने मुंबई में कई जगहों पर ग्रेड 4 की पाबंदी लागू कर दी है और इसके साथ ही मुंबई में दिल्ली के साथ उन शहरों की भी सूची शामिल है जहां पर वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। मुंबई में कई जगहों पर हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब पाई गई है। बीएमसी ने कई इलाकों में किसी भी तरह के निर्माण कार्यों और धूल उड़ने वाली गतिविधियों पर रोक लगा दी है और इन इलाकों में विभिन्न निर्माण स्थलों की निगरानी की जा रही है और 50 से ज्यादा निर्माण स्थलों को काम रोकने के नोटिस भी जारी किए गए हैं। बेकरी और मार्बल कटिंग समेत छोटे उद्योगों को साफ प्रक्रिया बनाने और फिर कार्रवाई का सामना करने के लिए भी तैयार रहने को कहा गया है। बीएमसी ने प्रदूषण नियंत्रण के तरीकों को लागू करने और उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए भी हर वार्ड में फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किया है और इस स्क्वाड में इंजीनियर हैं, पुलिसकर्मी हैं और जीपीएस ट्रैक गाड़ियां भी शामिल हैं और ये प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की निगरानी कर रही हैं। तो वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी मुंबई में वायु प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की है। बीते हफ्ते उच्च न्यायालय की पीठ ने एक 5 सदस्यीय टीम की गठन का निर्देश दिया जो शहर के चुने हुए इलाकों में जाकर निर्माण स्थलों की जांच करेगी और ये चलेगी कि बीएमसी द्वारा जारी निर्देश का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाईकोर्ट ने 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट द्वारा गठित टीम में बीएमसी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल और राज्य के स्वास्थ्य विभाग और नागरिक समाज के सदस्य भी शामिल है और यही टीम तय करेगी कि किन जगहों की जांच की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की सोमवार यानी आज से हंगामेदार शुरुआत हुई। बैठक शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा परिसर में अनोखा सांकेतिक प्रदर्शन किया जो कि काफी चर्चाओं में है। दरअसल कांग्रेस विधायक सेना पटेल ने पूतना का वेश धारण किया और अन्य कांग्रेस विधायकों ने तंबू में गुड़िया और थामे हुए भी पहुंचे। ऐसे में कांग्रेस विधायक ने ये प्रदर्शन छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले में लेकर किया है। उन्होंने सरकार को पूतना बताया और बच्चों की सुरक्षा की मांग की। बता दें कि शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान 4 दिन की विधानसभा की बैठक होने वाली है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सत्र को छोटा रखकर जनता के सवालों को उठाने से रोकना चाहती है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक ने प्रदर्शन में बच्चों पर बढ़ते अत्याचार, कफ सिरप पीने से हुई मासूम बच्चों की मौत और सरकारी उपेक्षा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक सेना पटेल पूतना के रूप में गले में कफ सिरप की बोतल की माला पहनकर प्रदर्शन करती नजर आई। अनोखे सांकेतिक प्रदर्शन के दौरान विधायक ने हाथों में गुड्डा गुड़िया लेकर बच्चों की मौत का शोक मनाया। पुतला गेटअप में विधायक पटेल ने सरकार की लापरवाही को प्रतीकात्मक रूप से दिखाया और उनका कहना है कि मौजूदा सरकार मासूमों के जीवन के लिए खतरा बन चुकी है। सभी ने प्रदर्शन विधानसभा के अंदर से शुरू किया जिसके बाद से बाहर आकर एक नाटक तरह उसे पेश किया गया और उस दौरान पूतना सरकार की लापरवाहियों की ओर इशारा कर जोर जोर से हंसती हुई भी नजर आई। आपने देखा कि कई बच्चों की मौतें हो गई लेकिन उस परिवार को आज तक समय पे मुआवजा नहीं मिल पाया। कई बच्चे जिनको आज एम्बाय हॉस्पिटल में चूहे खा गए उनके बारे में सरकार नहीं सोचती। कई हॉस्टलों के अंदर बच्चों को ढंग से खाना नहीं मिल रहा।
हॉस्टल के अंदर कई मौतें हो गई, वीआईटी हो चाहे कट्ठीवाड़ा हो। तो मैं समझता हूं कि सरकार कृष्ण भक्ति की तो बात करती है, लेकिन पूतना रूपी सरकार जिस प्रकार से बच्चों को खा रही है, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार को तत्काल इस पे ये करना चाहिए कि हर युवा, हर बच्चे, हर छात्र जिनके लिए आप अधिकार है उनको कुपोषण की आज बात है। कुपोषण आज प्रदेश सबसे 1 नंबर पे हो गया देश के अंदर। तो ऐसी स्थिति क्यों? क्या आपकी सरकार की योजनाएं फेल हो गई है? क्या आप में भावना नहीं है कि हर परिवार उन बच्चों के बारे में सोचने का? हम चाहते हैं कि सरकार हर इस पे जांच कराए, हर मुद्दे को लेके, और जो जवाबदार लोग हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए। डॉक्टर पे कार्रवाई करने से नहीं होता है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ बड़ा मामला सामने आया है और ऐसे में दिल्ली में एनआईए की टीम शाहीन के घर से निकली। बड़ी जानकारी दे रहे आपको कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी रही मौजूद। दिल्ली ब्लास्ट में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और सुबह 5 बजे से घर पर चल रहा था सर्च ऑपरेशन और एनआईए ने शाहीन के पिता भाई से भी पूछताछ की है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से लगातार एनआईए की कार्रवाई तेज हो गई है और घर में कई अहम दस्तावेज भी खंगाले हैं पुलिस ने। और ऐसे में दिल्ली एनआईए की टीम शाहीन के घर से निकली है और लगातार परिवारजनों से पूछताछ की रही है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है और ऐसे में लगातार सुबह 5 बजे से ही घर पर चल रहा था सर्च ऑपरेशन और ऐसे में 5 बजे के बाद अब जाकर एनआईए ने शाहीन के पिता और भाई से भी इस मामले में पूछताछ की है। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के मामले में लगातार एनआईए जो है वो छापेमारी कर रही है और इस दौरान बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। शाहीन के घर से एनआईए की टीम निकली है। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार निजी रखा गया था। फैंस इस बात से नाराज थे कि उनका आखिरी वक्त में धर्मेंद्र का दर्शन नहीं हुआ था और अब इस पर हेमा मालिनी ने बताया है कि आखिरी दिनों में एक्टर की हालत कैसी थी। साथ ही बताया है कि अंतिम संस्कार प्राइवेट क्यों रखा गया। बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र तो दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट, सादगी और बड़े पर्दे पर उनके द्वारा निभाए गए अनगिनत किरदार हमेशा फैंस के दिलों में जिंदा रहेगा। उनके करोड़ों फैंस में एक जबरा फैंस अबू धाबी के ब्लॉगर और यूट्यूबर भी हैं, जिन्होंने हीमैन के निधन के बाद उनके परिवार से मिलने का एक किस्सा शेयर किया है। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार काफी गुपचुप तरीके से और जल्दबाजी में किया गया था। फैंस उनके घर के बाहर जमा हो गए थे और अपने चहेते सुपरस्टार की एक आखिरी झलक देखना चाहते थे, लेकिन परिवार ने बिना देरी किए उनका अंतिम संस्कार कर दिया। और अब हमद अल रानिमी ने हेमा मालिनी से मुलाकात की और इसके पीछे की वजह का खुलासा किया है। धर्मेंद्र के बड़े फैंस है यूट्यूबर जो कि कई बार देवल परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। हीमैन के निधन के बाद भी वो उनके घर पहुंचे हुए थे, जहां वो शोक सभा के तीसरे दिन हेमा मालिनी से मिले और ये उनकी ड्रीम गर्ल के साथ पहली मुलाकात थी। उन्होंने लिखा कि कैसे इस बार माहौल काफी अलग था, दिल तोड़ने वाला था, आसानी से समझाया नहीं जा सकता है। यूट्यूबर ने लिखा कि हेमा के चेहरे पर एक टूटा हुआ सा एहसास दिखाई दे रहा था, जिसे वो छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी। एक्टर ने फैंस से कहा कि काश मैं उसी दिन फॉर्म पर होती जिस दिन मैं 2 महीने पहले धर्मेंद्र के साथ थी, काश मैं उन्हें वहां देख पाती। इसके साथ ही यूट्यूबर ने यह भी लिखा है कि कैसे हेमा ने उन्हें बताया कि वो अक्सर एक्टर से उनकी कविताएं प्रकाशित करने के लिए कहती थी, लेकिन हीमैन हमेशा ये जवाब देते थे, अभी नहीं, पहले कुछ कविताएं पूरी कर लो। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामेदार हुई और ऐसे में आज राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिक्र कर दिया और इस बात से बीजेपी बेहद ही नाराज हो गई और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। बीजेपी ने इसे सभापति का अपमान बताया और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में खड़े होकर कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको यानी कि सभापति सीपी राधाकृष्णन बुरा नहीं लगेगा उनको, और मुझे आपके पहले वाले राज्यसभा के चेयरमैन का ऑफिस से पूरी तरह से अचानक जाने का जिक्र करना पड़ा। मुझे दुख हुआ कि सदन को उनकी विदाई देने का मौका तक नहीं मिला, फिर भी पूरे विपक्ष की ओर से मैं उनके स्वास्थ्य जीवन की कामना करता हूं। राज्यसभा में एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए पार्लियामेंट अफेयर के मिनिस्टर किरण
किरण रिजिजू ने कहा कि मैं बस उन हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि आप भूल गए हैं कि आपने पूर्व वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व चेयरमैन का अपमान करने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया था और इस दौरान किस तरह से ये तू मैं हुई है। चलिए आपको पहले वो दिखाते हैं। Fair and impartial conduct of the proceedings of the House and providing just opportunity to members of each party, irrespective of the fact whether they belong to the opposition or treasury benches. Needless to state, is essential for the credibility of the august office. Sir, in this context of time-honored parliamentary traditions, I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire House, belongs as much to the opposition as to the government. I was disheartened that the House did not get. प्लीज आप बैठिए प्लीज आप बैठ सर आई विल लुक इनटू इट आई विल लुक इनटू इट आई विल लुक इनटू इट प्लीज आप बैठिए Chairman, आप बैठिए Rajya I look into it, please आप बैठिए entire House belongs as much to the opposition as to the government. प्लीज I was आप बैठिए आई लुक इनटू disheartened. इट I was disheartened Please, that आप the बैठिए। House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition. पी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। ये सॉरी सर, दिस इज सोलम ओकेजन। माय अपील इज प्लीज डोंट रेफर टू एनीथिंग which is not necessary on this solemn occasion. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार के बाद से भारत ने वनडे में धमाकेदार वापसी की है। रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में मेजबानी भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराकर सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की। विराट कोहली ने 135 रनों की शतकीय पारी खेली और मैन ऑफ द मैच रहे। तो वहीं रोहित शर्मा ने भी शानदार अर्धशतक जड़ा, लेकिन मैच की समाप्ति के बाद टीम के कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा बहस करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। लोग अब इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर ने राहुल द्रविड़ की जगह कोच का पद संभाला था और तब तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। रोहित और कोहली के भविष्य को लेकर चर्चा, कप्तानी के मुद्दे और रणनीति को लेकर मतभेद ने ड्रेसिंग रूम का माहौल भर दिया और ऐसे में बीसीसीआई का कहना है कि बोर्ड इस पूरे मामले में बेहद परेशान है। खास करके सोशल मीडिया पर गंभीर के खिलाफ रोहित कोहली फैंस से लगातार हमले बोल रहे हैं और माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एसआईआर से जुड़ी बड़ी
बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई। पश्चिम बंगाल में ये सुनवाई हुई और ऐसे में याचिका पर केंद्र सरकार ने कोर्ट से मांगा जवाब। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इसी और पश्चिम बंगाल सरकार ने मांगा जवाब। एसआईआर पर ये सुनवाई हुई है और ऐसे में 9 दिसंबर को विस्तृत सुनवाई के लिए याचिका है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एसआईआर को लेकर लगातार राजनीति तेज है और ऐसे में एसआईआर को लेकर सुनवाई हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि याचिका पर केंद्र सरकार से कोर्ट ने मांगा है जवाब। बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर मामले में दायर की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर मामले में दायर नई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दायर अर्जी में हिंदुओं, बांग्लादेश से आए बौद्धों और साथ ही ईसाइयों ने एसआईआर प्रक्रिया में स्थायी रूप से शामिल करने की मांग की है और कोर्ट ने 9 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई बताई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।